हेलो एवरीवन, बीपीएससी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज हम जनजातीय विद्रोह के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को विश्लेषणात्मक ढंग से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जनजातीय विद्रोह से हर साल हर एक एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर अन्य स्टेट पीसीएस, सभी में हर साल जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज इस वीडियो में जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आज समझने का प्रयास करेंगे और जो फैक्चुअल आंकड़े हैं उसको हम याद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हैं जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड, मेरे आप यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहां जा कर के अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनजातीय विद्रोह से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, आपको एमसीक्यूज को बनाने का तरीका बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आंसर करना है। तो चलिए आज देखते हैं जनजातीय विद्रोह के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में जनजातीय विद्रोह के कारणों में सम्मिलित है। कौन कौन से कारण जनजातीय विद्रोह के हैं? जनजातीय विद्रोह होने का क्या कारण है? क्वेश्चन समझने की जरूरत है। यहाँ पे कारणों में सम्मिलित है मतलब जनजातीय विद्रोह के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको जो सही लगता है उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। तो जंगल में जनजातीय अधिकारों को मान्यता नहीं देना पहला है। दूसरा, जनजातीय क्षेत्र में महाजनी व्यवस्था का प्रचलन किया जाना, ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप करना, ब्रिटिश की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इस प्रकार आप चारों ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, केवल एक दो और चार, एक दो तीन और चार। अगर इसमें से आपको कोई तीन सही लग रहे हैं तो तीन को आप एक दो और तीन करेंगे, या फिर यहाँ पे दो तीन सही लग रहा है तो दो तीन का ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो वो करेंगे। तो इस प्रकार मुझे तो ये चारों सही लग रहा है, क्योंकि अगर आपने जनजातीय विद्रोह को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जनजातियों से सबसे पहला अधिकार था वनों का, वो छीन लिया गया था। फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से जंगल हुआ करते थे उसे सरकारी मान्यता दे दी गई और जनजातीय अधिकारों को छीन लिया गया, क्योंकि जनजाति वनों पर ही आश्रित हुआ करते थे, वन उत्पाद से अपने घर को चलाया करते थे। तो इस प्रकार उनका अधिकार छीन लिया गया जंगलों से और जंगल को सरकारी मान्यता दे दी गई। तो इस प्रकार पहला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, जनजातीय क्षेत्र में महाजनी व्यवस्था का प्रचलन किया जाना, ये भी बिल्कुल सही। महाजनों को, जितने भी जमींदार थे उन सभी को वहां की जमीनें स्थायी रूप से दे दी गई और जनजातीय लोगों से जमीनों को छीन लिया गया। वो बिल्कुल एक किसान के रूप में, सेवक के रूप में कार्य करते रहे और जनजाति जितने भी जमींदार थे वो इन पे क्रूरता करते रहे। तो इस प्रकार महाजनी व्यवस्था का प्रचलन किया जाना, ये भी एक विद्रोह का कारण था। तीसरा, ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप। ईसाई मिशनरी जनजातियों को मरगला करके, उन्हें फोर्स करके अपने धर्म में उन्हें शामिल कर लेते थे और इस प्रकार ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप भी विद्रोह का कारण बना। ब्रिटिश का न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो जनजाति का अपना न्यायिक कानून व्यवस्था था उसे हटा करके ब्रिटिशर्स की कानून व्यवस्था वहां लागू की गई, उसे स्थापित की गई। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना। तो इस प्रकार चारों के चारों सही हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। इसका विश्लेषण हम देखें तो यहाँ भी 1, 2, 3 एंड 4 आंसर बताया जा रहा है। आदिवासियों का वन पर परंपरागत अधिकार, सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। 1793 के स्थायी बंदोबस्त से संथाल को अपनी परंपरागत जमीन से हाथ धोना पड़ा।
आबकारी, नमक कर जैसे करों की वसूली भी विद्रोह का कारण बनी। अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में पुलिस थाने, सैनिक छावनियां, कंपनी कानून लागू किए गए। उनके कानून को हटा करके सैनिक छावनियां, पुलिस थाने, इस प्रकार ब्रिटिशर्स का अपना कानून वहां स्थापित की गई। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना। ईसाई धर्म प्रचारकों ने उनकी संस्कृति पर प्रहार किया, उनके लोगों को अपने धर्म में शामिल कर लिया गया, ईसाई धर्म में शामिल किया गया जबरदस्ती। तो इस प्रकार वो भी विद्रोह का कारण बना। ब्रिटिश द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के नाम पर जनजातीय समूह पर नियंत्रण स्थापित करना, उन्हें कंट्रोल करने का व्यवस्था शुरू कर दिया गया। तो ये एक कारण रहा जनजातीय विद्रोह का। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दूसरा नंबर। तो जनजातीय लोगों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए बिरसा मुंडा, बी महात्मा गांधी, सी ठक्कर बप्पा, डी BR अम्बेडकर। क्वेश्चन क्या है? आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जनजाति लोगों के लिए किसने किया था? तो आंसर क्या होगा? सी ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा ने सर्वप्रथम जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इसका विश्लेषण हम देखेंगे। तो आदिवासी शब्द का तात्पर्य भारत के मूल निवासी या जनजातीय लोगों से है। ठक्कर बप्पा, जिन्हें भाव लोखंडे के नाम से भी जाना जाता है, को 20वीं सदी की शुरुआत में आदिवासी शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ठक्कर बप्पा एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। तो इस प्रकार ये ठक्कर बप्पा रहे आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाले। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विद्रोह बिहार झारखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये भी ध्यान में रखना है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा बिहार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो पहाड़िया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, हो विद्रोह और चेर विद्रोह। कौन सा हो सकता है? अगर आपने सारे विद्रोह को देखा है तो आप बता सकते हैं कि पहाड़िया विद्रोह, हो विद्रोह और चेर विद्रोह किससे संबंधित है? बिहार झारखंड से। भूमिज विद्रोह इकलौता है जो बंगाल विद्रोह से संबंधित है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी भूमिज विद्रोह। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सा विद्रोह बिहार झारखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आंसर क्या है? भूमिज विद्रोह। विश्लेषण में देखेंगे, भूमिज विद्रोह आंसर है। भूमिज विद्रोह 1832-33 में शुरू हुई और बंगाल के मिदनापुर जिले के बाराभूम, धालभूम और जंगल महल के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, भूमिज विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1778 क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। हो विद्रोह छोटा नागपुर, चेर विद्रोह झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो इस प्रकार तीनों बिहार झारखंड से रिलेटेड है और भूमिज विद्रोह बंगाल से संबंधित है। तो इस प्रकार आंसर बी होगा। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर। तो ये युग्मों को सुमेलित करने की बात हो रही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तिलक मांझी विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि तिलक मांझी विद्रोह 1778-85 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 में और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ये तीनों के तीनों सही हैं, सही सुमेलित है। तो इस प्रकार तिलक मांझी विद्रोह 1778-85, कोल विद्रोह 1831, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों के तीनों सही हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची तथा सिंहभूम जिले में हुआ। यहाँ पे असत्य कथन का चयन का बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे। यहाँ भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि सत्य और असत्य पूछ दिया जाता है। सत्य कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी असत्य कथन की बात हो रही है, तो कौन सा सही नहीं है तो वो आपको ध्यान में रखना है। जो सही है उसको
टिक आउट कर लेंगे, जो गलत है उसको गलत मान लेंगे। तो इस प्रकार यह छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची एवं सिंहभूम जिले में हुआ मुंडा विद्रोह दिकू जमींदारों साहूकारों द्वारा शोषण एवं ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रयास इसका मुख्य कारण था। बिल्कुल सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बिरसा मुंडा ने जनजातीय सुधार की प्रक्रिया को अपनाया, तीसरा भी सही है। तो तीनों अगर देखें तो तीनों के तीनों सही हैं। तो इसमें असत्य कौन सा है? डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका विश्लेषण देखेंगे। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। ये छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची एवं सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। और कारण क्या है? सामाजिक रीति रिवाज, भूमि संबंधी पारंपरिक तरीके काफी प्रभावित हुए। उच्च लगान, भूमि से बेदखली, दिकू जमींदारों तथा साहूकारों का शोषण, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रयास। तो ये कारण रहे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज को एकत्रित करने के लिए जनजातीय सुधार की प्रक्रिया को अपनाया। 1930 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मुंडाओं को खुदकट्टी प्रणाली की मान्यता दी गई। तो खुदकट्टी प्रणाली संथालों की नहीं, मुंडाओं की है। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉरी, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? सत्य कथन का चयन करें। क्या? सत्य कथन का चयन करें। तो देखना है कौन सा सही है। संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया। मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। अभी अभी आपने देखा। खुदकट्टी प्रणाली संथाल से संबंधित थी। तो खुदकट्टी प्रणाली किससे संबंधित थी? अभी अभी आपने देखा। किससे? मुंडा से नहीं थी, सॉरी, संथाल से नहीं, मुंडा से है खुदकट्टी प्रणाली। तो सत्य कथन में ये दोनों है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ए नंबर। खुदकट्टी प्रणाली संथाल से संबंधित बिल्कुल नहीं, ये खुदकट्टी प्रणाली मुंडा से संबंधित है। तो इस प्रकार विश्लेषण में देखेंगे, आंसर ए है, केवल 1 और 2। संथाल विद्रोह के पश्चात भागलपुर और बीरभूम जिलों को मिलाकर संथाल परगना बनाया गया। संथालों की पारंपरिक राजनीति तथा सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कानून पारित किए गए। संथाल जो लोग थे वो बहुत डटकर अंग्रेजों का सामना किए, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे संथालों की हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद भी संथाल डटे रहे अपने मांग को लेकर के। तो इस प्रकार अंततः उन्हें परिणाम मिला। ये काफी बड़ी जीत थी संथालों की। और संथाल परगना क्षेत्र की स्थापना की गई। उन्हें विशेषाधिकार दिया गया कि आपके जमीन पे कोई अन्य जो गैर जनजाति हैं वो आकर के आपके जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। तो विक्रयहीन बनाया गया। संथाल परगना क्षेत्र के प्रशासन के लिए अलग से सरकारी पद निर्मित किया गया। मुंडा विद्रोह के पश्चात अनिवार्य बेगारी प्रणाली को समाप्त किया गया। 1903 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मुंडाओं की खुदकट्टी प्रणाली को मान्यता दी गई। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंगाल से संबंधित नहीं है? बंगाल से संबंधित कौन सा विद्रोह नहीं है, ये ध्यान देना है।
ए पागलपंथी विद्रोह, सी रामोशी विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, डी भूमिज विद्रोह। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बंगाल से संबंधित नहीं है कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह बंगाल से संबंधित है, चुआर विद्रोह भी बंगाल से संबंधित है, भूमिज विद्रोह भी बंगाल से संबंधित है, कौन सा नहीं है, सी रामोसी विद्रोह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामोसी विद्रोह कहाँ से है, पूना से। इसका आंसर क्या होगा, इसका विश्लेषण हम देखेंगे। रामोसी विद्रोह का क्षेत्र है पूना से, पूना के रामोसी क्षेत्र से। पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी जनजाति थी जो अंग्रेजों के शासनकाल में बेरोजगार हो गए थे। साथ ही अंग्रेजों ने उनकी जमीनों पर लगान दर बहुत बढ़ा दी थी, जिसका नेतृत्व करता थे चित्तूर सिंह और उमाजी। ठीक है, तो इस प्रकार चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और भूमिज विद्रोह तीनों बंगाल से संबंधित है, रामोसी विद्रोह पूना से संबंधित है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो खोंद विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। क्या, सत्य कथन का चयन करना है। क्या है ऑप्शन, अंग्रेजों द्वारा मेरिया नरबली प्रथा प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य क्षेत्र उड़ीसा था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, चक्र विसोई। तो इस प्रकार अगर आपने खोंद विद्रोह पढ़ा होगा तो आप आंसर यहाँ पे बना सकते हैं बड़े ही सिंपल तौर पे। तो तीनों सही है। ये नरबली प्रथा को प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में हुआ था ये विद्रोह, और इसका मुख्य क्षेत्र उड़ीसा था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चक्र विसोई थे। तो विश्लेषण में हम देखेंगे, खोंद विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा, नेतृत्वकर्ता डोगरा और चक्र विसोई। अंग्रेजों द्वारा मेरिया प्रथा प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार सभी सही हैं। ठीक है, तो अभी आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करें। मुंडा विद्रोह 1899, हो विद्रोह 1820, ताना भगत, अहोम विद्रोह। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कौन सा सही है, सुमेलित करने की बात हो रही है, तो मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ, हो विद्रोह 1820 में, ताना भगत 1914 और अहोम विद्रोह 1828 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा 1, 2 एंड 4 और 3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, बी। देखेंगे यहाँ पे विश्लेषण में 1, 2 एंड 4, 3 सी में दे रखा है। यहाँ पे क्या है, मुंडा विद्रोह 1899, हो विद्रोह 1820, ताना भगत 1914, अहोम विद्रोह 1828। मुंडा विद्रोह 1899 1, 2 एंड 3 एंड 4, 1, 2, 4, 3 कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये सही गलत बताया हुआ है यहाँ पे। मुंडा विद्रोह 1899, हो विद्रोह 1820, ताना भगत 1914 और अहोम विद्रोह 1828 में होगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले, 1, 2, 4 एंड 3 ये होगा बी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कुकी मणिपुर, रंपा आंध्र प्रदेश, रामोसी महाराष्ट्र और कोल राजस्थान, कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा कुकी मणिपुर, कुकी मणिपुर, रंपा आंध्र प्रदेश,
रामोसी महाराष्ट्र, रंपा आंध्र प्रदेश, रामोसी महाराष्ट्र। कोल, कोल अगर आपको याद होगा तो ये कहाँ है, राजस्थान में नहीं है। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं, गलत कौन सा है, कोल। ठीक है, इसके विश्लेषण की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे कोल कहाँ है, झारखंड में है। कोल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान झारखंड के रांची सेबूम हजारीबाग के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का कारण भू राजस्व नीति में किया गया परिवर्तन एवं दीकुओं का शोषण था। विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32 में हुआ था। तो इस प्रकार आंसर गलत है। कोल कहाँ है, झारखंड में, झारखंड के रांची सेबूम क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस विद्रोह को दबाने के क्रम में मेजर बारो की हत्या की गई। मेजर बारो जो विद्रोह को दबाने के लिए आया था, कौन सा विद्रोह, याद करिए। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आप अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा तो आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो आए थे और मारे गए थे, इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, सी। आंसर कौन सा होगा, सी आंसर सही है। मेजर बारो की हत्या की गई संथाल विद्रोह के दबाने के क्रम में। तो सी आंसर सही है। क्या विश्लेषण दिया गया है, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन असूर मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है, पागलपंथी, रामोसी, संथाल और रंपा, ये चारों को सही सुमेलित करें। कौन कौन से किससे संबंधित है, पागलपंथी किससे संबंधित है, रामोसी, संथाल और रंपा। विश्लेषण की तरफ हम चले तो देखेंगे पागलपंथी करमशाह, रामोसी चित्तर सिंह, संथाल मुर्मू बंधु और रंपा राजू। ठीक है, तो इस प्रकार ए आंसर सही है। पागलपंथी करमशाह है, रामोसी से संबंधित चित्तर सिंह है, संथाल से संबंधित मुर्मू बंधु और रंपा से संबंधित राजू। ठीक है, तो इस प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन आपने देखा। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह जनजाति विद्रोह नहीं था। यहाँ पे नहीं था पूछा जा रहा है, तो जनजाति विद्रोह सारे आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से जनजाति विद्रोह हैं। चुआर विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह और खासी विद्रोह, ये तीनों जनजाति विद्रोह है। और ये तेभागा विद्रोह कौन सा विद्रोह है, किसान आंदोलन, किसान विद्रोह से संबंधित है। विश्लेषण की तरफ चलें और देखें तो तेभागा विद्रोह बंगाल क्षेत्र में शुरू हुआ, ये किसान आंदोलन था। ठीक है, इसके अंतर्गत किसानों ने लगान 1/3 से अधिक नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो यह तेभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन था, बाकी सब जनजाति विद्रोह। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ठीक है, ईसाई धर्म को हटाने के लिए और सनातन धर्म की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के जो गुरु थे, जिन्होंने उन्हें उपदेश दिया था, वो कौन थे, आनंद पांडे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु कौन से हैं, आनंद पांडे, जिन्होंने उन्हें उपदेश दिया। विश्लेषण की तरफ चले तो देखेंगे कि मुंडा आंदोलन के क्रम में ईसाई धर्म के विरुद्ध सनातन धर्म को प्रश्रय देने के लिए गुरु आनंद पांडे ने बिरसा मुंडा को प्रेरित किया था। तो इनके गुरु कौन है बिरसा मुंडा के, आनंद पांडे। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को कहा जाता है, हूल विद्रोह संथाल विद्रोह को कहा जाता है। क्या दोनों सही है? अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, आपने वीडियो को देखा है, समझा है, तो आपको पता होगा कि क्या है। उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को कहा जाता है, दोनों सही हैं। मुंडा विद्रोह को महाविद्रोह अर्थात उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह कहा जाता है। तात्पर्य विद्रोह से है, हूल से संबंधित, जो 1855-56 में हुआ, और मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ। कब हुआ? 1899 में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। निम्नलिखित को क्रम से सजाएं। क्रम से सजाने का मतलब, अगर ईस्वी सन आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ। सबसे पहले चेर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह। 1 2 3 4 बिल्कुल सही क्रम में है ये। सबसे पहले चेर, फिर हो, फिर कोल और संथाल। सबसे पहले सबसे लास्ट में संथाल हुआ। कब? 55-56 के करीब में। इसमें आप देख सकते हैं चेर विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में हुआ, हो विद्रोह 1820 से 27, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। तो प्रयुक्त सभी विद्रोहों का क्षेत्र बिहार झारखंड से संबंधित था। तो इस प्रकार आपने देखा इन सभी विद्रोहों को। बुद्धो भगत का संबंध किस विद्रोह से है? बुद्धो भगत, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बुद्धो भगत का संबंध किस विद्रोह से है? ठीक है, किस विद्रोह से है बुद्धो भगत? कोल विद्रोह से संबंधित हैं बुद्धो भगत। कोल विद्रोह में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था यह विद्रोह। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत। ठीक है, बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद विद्रोह का संचालन गंगा नारायण ने किया था। ठीक है, सबसे पहले बुद्धो भगत ने स्टार्ट करी, फिर उसके बाद इनके मरने के बाद गंगा नारायण ने करी। तो बुद्धो भगत कोल विद्रोह से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ए, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये सब कारण है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ाव। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो कौन सा कारण सबसे ज्यादा जनजातीय विद्रोह का कारण रहा? तो ये आप विश्लेषण में देखें तो सबसे बड़ा कारण डी होगा, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। सभी कारण सही हैं, परंतु जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण मुख्य कारण था। ठीक है, भूमि संबंधी व्यवस्था, उसी के कारण तो सारा विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उनके ऊपर जनजातियों को लाया गया और जनजाति उन्हें जमींदार को लाया गया और जमींदार उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और इस प्रकार जनजातीय विद्रोह की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार आपने सारे विद्रोहों को आपने देखा, इन सभी क्वेश्चंस को आपने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।